कई बार कहानी जब सुनाता हूँ, ख़ासतौर पर मेरे घर से ये जो शुरुआत हुई थी बेटी के ज़रिए, कि कहानी का मतलब होता था राजा और रानी या राक्षस। तो हमेशा यही लगता है कि कहानी जो होती है राजा रानी की होती है। आज की कहानी वाकई राजा की है, लेकिन ये कहानी हवा हवाई नहीं है, कानूनी दस्तावेज़ है इसके। बाकायदा अदालत में मुकदमा चला, मुकदमे का फैसला आया, लोअर कोर्ट ने पहले फैसला सुनाया, फिर हाई कोर्ट ने सुनाया, फिर सबसे ऊपरी अदालत ने सुनाया। कहानी एक ऐसे शख्स की है जो एक तरह से राजा, अचानक उसकी मौत हो जाती है, उसका अंतिम संस्कार कर दिया जाता है, और मौत के करीब 11 साल के बाद एक सन्यासी के भेष में वो अचानक अपनी ज़ुबान बदल लेता है। बोलना था उसको बांग्ला, वो हिंदी बोल रहा फराटेदार, और वो पहुंच जाता है अपनी विरासत की जगह पर। लोग देखते हैं, पहचानते हैं, कहते हैं ये तो हमारे वो हैं जिनकी मौत हो गई राजा। लेकिन बीवी और बीवी के भाई और बाकी लोग पहचानने से इनकार कर देते हैं। उसके बाद मामला कोर्ट में जाता है, फिर क्या कुछ होता है। तो आज की कहानी है एक शख्स की जिसकी मौत हो गई, और मौत के 11 साल के बाद एक सन्यासी बाबा के रूप में वो अचानक प्रकट होता है, और पता चलता है कि वो दरअसल वही राजा है। कहानी भारत जब आज़ाद नहीं हुआ था तब की है, कहानी जब बांग्लादेश और पाकिस्तान सब भारत का हिस्सा हुआ करते थे तब की है। उस वक्त कहानी की जो ज़मीन थी वो बांग्लादेश में, और अभी भी है। बांग्लादेश की जो राजधानी है ढाका, वहाँ से करीब 35 किलोमीटर की दूरी पर एक जगह है, और उस जगह में भावाल रियासत। अब भावाल रियासत क्या है? रॉयल पैलेस। असल में इस कहानी की शुरुआत होती ये है कि 1704 में 1704 में बंगाल के जो दीवान हुआ करते थे, तो उन्होंने कई मुस्लिम ज़मींदारों को हटाकर हिंदुओं को ज़मींदारी सौंप दी थी। एक मुहिम चली थी, और उसी दौरान में बहुत सारे ऐसे मुस्लिम ज़मींदार थे जिनसे ज़मीनें लेकर और ज़मींदारी का जो खिताब था वो हिंदुओं को दे दी गई। और उस वक्त कहते हैं कि इस रियासत में 2000 से ज़्यादा गांव हुआ करते थे, और जब हिंदू ज़मींदारों को ये दी गई ज़मींदारी तो उन्होंने इस रियासत को और भी बढ़ाया, ज़्यादा तादाद में और बढ़ते गए, और इसी में से एक था भावाल रियासत। भावाल रियासत में भी बाकायदा प्रगति हो रही थी, गांव की तादाद बढ़ रही थी। और उस वक्त जो ये भावाल रियासत थी, इसके जो राजा हुआ करते थे वो बंगाल के दीवान के बड़े ख़ास थे, और उनका नाम था बाजरा योगनी के श्री कृष्ण। ये थे उस वक्त भावाल राजवाड़ी या भावाल रियासत के राजा। मतलब के बाजरा योगनी श्री कृष्ण पहले इसके राजा हुआ करते थे। 1901 में इस रियासत के आखिरी राजा जो हुए उनका नाम था राजेंद्र नारायण रॉय चौधरी। भावाल रियासत के आखिरी राजा राजेंद्र नारायण रॉय चौधरी। 1901 में इनकी मौत हो गई। अब इनकी मौत के बाद यह हुआ कि राजशाही को कौन संभालेगा, उत्तराधिकारी कौन होगा। तो इनके कुल 6 संतानें थी, 3 बेटे और 3 बेटियां। 3 बेटे और 3 बेटियों में से हुआ यह कि जो 2 बेटे थे, सबसे बड़े वाले और सबसे छोटे वाले, तीनों की शादी हो चुकी थी जब इनकी मौत हुई राजा की। तो उसके बाद ये हुआ कि किसको राजशाही सौंपी जाए। अभी साथ कुछ हो ही रहा था कि बड़े पुत्र की मौत हो गई बीमारी से, और उसके कुछ समय के बाद ही छोटे बेटे की भी मौत हो गई। तो 3 बेटे में अब सिर्फ बीच वाला बेटा बचा, और अब उसी के ऊपर सारी चीज़ें आ गई। जो बीच वाला बेटा था उनका नाम था रमेंद्र नारायण राय चौधरी। तो अब रमेंद्र बचते हैं राजा के 3 बेटे में से, बीच वाले इकलौते जिंदा। और अब सारी जिम्मेदारी राजशाही का रमेंद्र के ऊपर। रमेंद्र की भी शादी हो चुकी थी, लेकिन रमेंद्र की सोहबत और बाकी चीज़ें अच्छी नहीं थी। हद से ज़्यादा शराब पीना, अय्याशी, इन चीज़ों ने ज़िंदगी बर्बाद कर दी। और फिर अचानक कुछ वक्त के बाद ही वो बहुत ज़्यादा बीमार पड़ गए, और इसी बीमारी के बाद ये कहानी शुरू होती है। जब रमेंद्र बहुत ज़्यादा बीमार पड़े तो वहाँ पे जितने भी नीक हनीम हकीम और बाकी लोगों को दिखाया गया, तो उन्हीं में से एक ने सलाह दिया कि आप इनको दार्जिलिंग ले जाए। दार्जिलिंग में एक हकीम हैं, एक गुरु हैं जो बहुत ही अच्छे हैं, पहुँचे हुए हैं, उनके हाथ में शफा है, हुनर है, और वो ठीक कर देंगे। चूँकि हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी रमेंद्र की, परिवार ने ये सुझाव माना, और रमेंद्र अपनी पत्नी, अपने साले, फैमिली डॉक्टर
और कुछ नौकरों के साथ ढाका से यहाँ पे पहुँचते हैं दार्जिलिंग में। दार्जिलिंग आने के बाद उनका इलाज शुरू होता है, लेकिन सेहत सुधरने की बजाय अचानक और बिगड़ने लगती है और यहीं दार्जिलिंग में एक दिन अचानक उनकी मौत हो जाती है। जब मौत हुई तब रामेंद्र के साथ सिर्फ उनकी पत्नी और उनके साले थे। डॉक्टर जो थे वो लौट चुके थे, जो नौकर थे वो ज़रूर थे, और बाकी कोई रामेंद्र के अपने मतलब परिवार की तरफ से कोई नहीं था, पत्नी और साले के अलावा। तो मौत हो गई और उसके बाद ये खबर ढाका पहुंची और फिर पत्नी और सबने बता दिया कि उनका दार्जिलिंग में ही अंतिम संस्कार कर दिया गया, क्योंकि लाश को वहाँ तक लेके आना मुमकिन नहीं था, कुछ बहुत सारी परेशानियाँ थी। तो ये हुआ कि दाह संस्कार कर दिया गया। बात आई गई होगी, ये बात है 1909 की। तो 1909 में रामेंद्र की मौत दार्जिलिंग में हुई, दाह संस्कार हो चुका। पत्नी अपने भाई के साथ वापस लौट गई ढाका, भावाल रियासत में। और अब उधर ये हुआ कि चूंकि इस रियासत में कोई पुरुष बचा नहीं जो राजा के सारा वंश चला रहा था, तो रामेंद्र के साथ ही आखिरी पुरुष की भी मौत हो गई। और नियम के हिसाब से वहाँ पे राजगद्दी पे कोई पुरुष ही बैठ सकता था। तो कोर्ट ऑफ वार्ड्स, एक जो इस तरह की सारी चीज़ें होती हैं, जैसे आजकल कि अगर ऐसा नहीं होता तो कोई ट्रस्ट और ये सारी चीज़ें सरकारी होती, वो अपने हाथ में ले लेती है। तो रियासत में चूँकि कोई पुरुष जिंदा नहीं बचा, इस वजह से पूरा भावाल रियासत जो है वो कोर्ट ऑफ वार्ड्स ने अपने हाथ में ले लिया, उनके अधीन हो गई। वक्त बीतता गया, 11 साल बीत गए। 11 साल के बाद 1920 में, यानी कि रामेंद्र की मौत हुई थी 1909 में, 11 साल बाद 1920 में इसी भावाल रियासत में एक सन्यासी पहुंचता है और वो धारा परवा हिंदी बोल रहा होता है, बांग्ला बिल्कुल नहीं। लेकिन जब वो सन्यासी वहां पहुंचता है और भावाल रियासत के लोग उसे देखते हैं तो वो हैरान रह जाते हैं। वो दाढ़ी वाड़ी बढ़ी हुई थी, लेकिन उसके बावजूद उसका हाव भाव, उसकी आवाज़, उसका चेहरा, सब कुछ रामेंद्र से बेहद मिलता था, हूबहू मिलता था। अब चूंकि वहाँ के लोग भावाल रियासत के अपने राजा से प्यार करते थे, तो उन्होंने जब उस सन्यासी को देखा तो उन्हें बड़ा अजीब लगा कि ये तो हमारा राजा है। बात तेज़ी से फैली और ये बात भावाल रियासत के राजघराने तक पहुँची। रामेंद्र के घर वालों ने जब ये बात सुनी तो उन्होंने कहा कि उस सन्यासी से मिलना चाहिए। उन्होंने उस सन्यासी को अपने दरबार में बुलाया। सन्यासी आए और सन्यासी ने जब देखा उन लोगों को, तो सन्यासी भी पहचान गया और फूट फूट कर रोने लगा। घर वालों ने भी पहचान लिया। उसके शरीर पे कुछ ऐसे निशान थे जो उन्होंने चेक किया तो वो भी वैसे ही निकला। तो वो सारी चीज़ें बता रही थी कि ये रामेंद्र ही है। लेकिन अब सवाल ये था कि रामेंद्र 11 साल पहले मर चुका है, उसका दाह संस्कार हो चुका है, पत्नी विटनेस है, साला विटनेस है, तो ये जिंदा कैसे? इसके बाद पत्नी को भेजा गया कि आप साथ रहिए, आप पहचानिए। पत्नी सन्यासी से मिली, उसके बाद वापस आकर वो बयान देती कि नहीं, ये रामेंद्र मेरा पति नहीं है। साले ने भी मना कर दिया। लेकिन भावाल रियासत के लोग मानने को तैयार नहीं और रामेंद्र के घरवाले मानने को तैयार नहीं कि ये सन्यासी कोई और है। उनका मानना है कि ये रामेंद्र ही है। बात बढ़ती गई। अब ये बात अंग्रेज़ों के कानों तक पहुंची, क्योंकि उस वक्त अंग्रेज़ों की हुकूमत थी। जब अंग्रेज़ों ने यह चर्चा सुना कि भावाल रियासत का एक मुर्दा राजकुमार या एक मुर्दा राजा जिंदा होकर वापस लौटा एक सन्यासी के भेष में, तो उन्हें भी बड़ा अजीब लगा। और उन्होंने भी कहा कि इस मामले को देखा जाए। इस दौरान में बहुत सारे लोगों ने कहा कि तुम चूंकि रामेंद्र हो और चूंकि कोई इकलौता पुरुष अब जिंदा बचा नहीं है रियासत का वारिस, तो ये रियासत वापस जो है कोर्ट ऑफ वार्ड से तभी हमें वापस मिल सकता है जब तुम इस पे अपना दावा ठोकोगे। तो ये उस सन्यासी यानी कि जो अपने आप को रामेंद्र कह रहा था, उससे कहा गया। लेकिन सन्यासी को राजशाही में और राजपाट में कोई दिलचस्पी नहीं थी। उसने कहा मैं कोई दावा ठोकूंगा नहीं और मुझे इन दुनियावी चीज़ों से कोई मतलब नहीं है। लोग उसे समझाते रहे, वो मना करता रहा, इनकार करता रहा। कई साल बीत गए। आखिर उस सन्यासी को रामेंद्र के घर वालों ने बहुत ज़्यादा दबाव डाला। तब 1933 में 1933 में सन्यासी ने ढाका की निचली अदालत में एक केस दायर कर दिया और कहा कि मैं ही रामेंद्र हूँ, मैं ही इस भावाल रियासत का वारिस हूँ, मैं ही राजा हूँ। और ये केस लड़ा उस वक्त बैरिस्टर BC चटर्जी थे और नाम पड़ गया आप इस सन्यासी बाबा का जो रामेंद्र हुआ करता था, लौटे कुमार। एक निक नेम डाल दिया गया, लौटे कुमार। तो केस डाल दिया गया अदालत में। अब केस की बहस शुरू हुई, सारे सबूत पेश किए गए
अब भी रमेंद्र की वाइफ इस बात पर अड़ी थी कि ये उनका पति नहीं है। रमेंद्र के घर वाले कह रहे थे कि हमारे ही औलाद है। तो सारे प्रूफ, जन्म से लेकर बर्थ मार्क से लेकर बाकी जो शरीर पे चीज़ें थी, गवाह, उन सब की पेशी हुई। और इस पेशी के दौरान में पहली बार तब उस सन्यासी ने कोर्ट में ये कहा और अपनी कहानी सुनाई। उसने कहा, मैं असल में रमेंद्र ही हूँ। उसने कहा कि 1909 में जब मुझे इलाज के लिए दार्जिलिंग ले जाया गया तो मेरी हालत बिगड़ गई थी, लेकिन मुझे बाद में वहाँ पता चला कि मेरी बीवी और साले ने एक साजिश के तहत मुझे जहर दिया था और उसी की वजह से मैं बीमार पड़ा और फिर मेरी मौत हो गई। उनके हिसाब से बोले कि वो मेरी अर्थी को लेके अंतिम संस्कार के लिए जा रहे थे लेकिन अचानक ओले पड़ने लगे बड़ी तेज़ी से, और दार्जिलिंग में ओले बड़ी तेज़ी से पड़ रहे थे। तो पत्नी और भाई और डॉक्टर को भी साजिश में शामिल बताया। उन लोगों ने अपनी जान बचाने के लिए हमारा दाह संस्कार ही नहीं किया और अर्थी को छोड़कर और वो लोग चले गए वहाँ से। बोला, मैं बेहोश था, उन्हें ये लगा कि मैं मर चुका हूँ। मैं पड़ा रहा, मुझे जब होश आया तो मैंने अपने आप को पाया दार्जिलिंग के ही एक सुनसान इलाके में। नागा साधु मेरे आसपास मंडरा रहे थे। फिर उन्होंने बताया कि तुमको बेहोशी की हालत में इस जगह हमने देखा, अर्थी पे लेटे हुए थे। तो बोला, फिर मैं नागा साधुओं के साथ रहा और इसी इलाज के दौरान उस वक्त मेरी हालत ख़राब थी। दवाओं से असर तो हुआ, मैं ठीक होने लगा, लेकिन मेरी याददाश्त धीरे धीरे जाती रही और मैं सब कुछ भूल गया। उसके बाद मैं स्वस्थ हो गया, लेकिन फिर नागा साधुओं के साथ इधर उधर दौरा करने लगा, भ्रमण करने लगा। वो जहाँ जहाँ जाते मैं भी चला जाता और इस तरीके से 11 साल बीत गए और मेरी लगभग याददाश्त चली गई और मुझे अपना पिछला कुछ भी याद नहीं था। 11 साल बाद इन्हीं नागा साधुओं के कहने पे भ्रमण करते करते मैं ढाका पहुंचा। अब यहाँ जब लोगों ने मेरी तुलना की रमेंद्र के साथ तो मेरी याददाश्त धीरे धीरे लौटनी वापस हुई। और फिर उसने कोर्ट में ये सारी चीज़ें, डॉक्टर और उन सब के पहचाना और सबूत दिए। जब कोर्ट ने उसके इन सारी चीज़ों को देखा और सुना तो कोर्ट कन्विंस हो गई कि ये जो है ये रमेंद्र ही है और यही वारिस है। उसके बाद 1933 से 36 तक 3 साल तक लोअर कोर्ट में ये मुकदमा चला। उन दोनों तरफ से सारे दलील, सबूत, गवाह सारे पेश किए गए और फिर 1936 में ढाका की अदालत ने अपना फैसला सुनाया और ये फैसला था रमेंद्र कुमार के हक में कि यही इस रियासत का असली वारिस है और इसलिए ये रियासत इसको सौंप दी जाए। लेकिन ढाका की कोर्ट के इस फैसले के बाद भी जो पत्नी और बाकी कुछ लोग थे रियासत के, उन्होंने इसे चैलेंज किया हाई कोर्ट में और इस कोर्ट ऑफ वार्ड्स के फैसले के खिलाफ कोलकाता हाई कोर्ट में अपील दायर की। चूंकि तब भारत का विभाजन तो हुआ नहीं था, तो कोलकाता हाई कोर्ट में अब ये मामला गया। लेकिन कोलकाता हाई कोर्ट ने सारे गवाह और प्रूफ और सबूत को देखने के बाद उस फैसले को बरकरार रखा जो ढाका के कोर्ट ने सुनाया था कि यही भावाल रियासत का असली वारिस है। तो लोअर कोर्ट के बाद अब कोलकाता हाई कोर्ट ने भी मुहर लगा दी कि यही वारिस है। पर कहानी यहीं नहीं रुकी। इसके बाद कोलकाता हाई कोर्ट के इस फैसले को और भी ऊपरी कोर्ट में, मतलब उस वक्त ये था प्राइवी काउंसिल, लंदन तक पहुंच गया ये मामला, जो सुप्रीम कोर्ट, सबसे बड़ी अदालत। तो अब ये लंदन में ये मामला चला गया, ढाका कोर्ट से कोलकाता कोर्ट, उसके बाद लंदन की सबसे बड़ी अदालत में कि एक शख्स जिसकी मौत हो गई वो वापस आया है, क्या वो असली है नकली है। लंदन कोर्ट में इसकी सुनवाई हुई। इसके बाद लंदन कोर्ट में करीब 5-6 साल के बाद फैसला आता है सुनवाई के। 30 जुलाई 1946, 30 जुलाई 1946 को प्राइवी काउंसिल लंदन ने अपना फैसला सुनाया और कहा कि रमेंद्र ही भावाल रियासत का असली वारिस है। जो ढाका कोर्ट ने फैसला सुनाया, जो कोलकाता हाई कोर्ट ने सुनाया, कलकत्ता हाई कोर्ट थी तब, वो फैसला सही है। सारे सबूत ये बताते हैं कि इस शख्स की मौत नहीं हुई बल्कि ये बेहोश हुआ था। पत्नी और साले ने इसकी अर्थी को यूं ही छोड़ दिया और वो भाग आए और चले आए और अब वो मान नहीं रहे किसी और वजह से, लेकिन यही है असली। अब जब ये कोर्ट का फैसला आ गया, इसके बाद सारी कानूनी अड़चन दूर हो गई। अब रियासत की गद्दी एक तो कोर्ट ऑफ वार्डन से अब ये रियासत वापस सौंपा जाना, क्योंकि पुरुष उसका वारिस जिंदा था। अब सारी चीज़ें साफ हो गई। पर कहानी यहाँ भी ख़त्म नहीं हुई। इसके बाद इस कहानी में एक नया ट्विस्ट आता है। अचानक जब ये सारी चीज़ें 30 जुलाई 1946 को फैसला आया, भावाल रियासत तक फैसले की खबर पहुंची, राजशाही परिवार में पूरी खुशी थी। इसके बाद ये हुआ कि अब रमेंद्र को फिर से उसी जगह पे बिठाया जाएगा जहाँ पे वो बैठा था, जिसका हकदार है, उस राजशाही परिवार का राजा बनेगा।
परिवार वालों ने कहा कि तुम गद्दी पर बैठने से पहले, जो उनका अपना एक प्राचीन मंदिर था जहाँ पे पूरा परिवार अक्सर जाया करता था ख़ास मौक़ों पर, उन्होंने कहा कि उस मंदिर में जाकर तुम पूजा कर लो। पूजा करने के बाद जो गद्दी पे बैठने के सारे बाकी रस्म व रिवाज हैं वो पूरे किए जाएंगे। तो राजा रमेंद्र पूजा करने के लिए उस मंदिर में पहुंचे। पर मंदिर में पूजा करने के लिए वो पहुंचते उससे पहले मंदिर की सीढ़ी पर ही जब वो चढ़ रहे थे, अचानक एक तेज दिल का दौरा पड़ा और वो सीढ़ी पर ही गिर गए। उनको डॉक्टर के पास ले जाया गया। डॉक्टर ने उन्हें मृत करार दिया और उनकी मौत हो गई। एक लड़ाई जो 1933 से लेकर 1946 तक 13 साल चली, एक शख्स जो 1909 में मर गया और 1920 में वापस ढाका पहुंचा 11 साल बाद। तो कुल मिलाकर 1909 से लेकर 1946 और 46 में ही फैसला आया था। तो करीब करीब 33 साल के बाद अंजाम ये हुआ इन सारी कानूनी लड़ाइयों और सब चीज़ के बाद कि जब गद्दी सामने आई, उस गद्दी पे बैठने से ऐन पहले रमेंद्र की मौत हो गई। कुछ लोगों का कहना है कि रमेंद्र की मौत इस बार भी नेचुरल नहीं थी, बल्कि रमेंद्र को जहर दिया गया था ताकि वो इस गद्दी पर बैठ ना सके। इनमें 2 लोगों के ऊपर इल्ज़ाम लगे, एक रमेंद्र की बीवी और उनके सालों के ऊपर, एक लगा जो इस कोर्ट ऑफ वॉर्ड से जुड़े हुए लोग थे जो नहीं चाहते थे कि ये राजशाही जो है वापस किसी इनके परिवार के सदस्य के पास जाए। तो एक इल्ज़ाम लगा कि उनकी मौत जहर से हुई। दूसरा जो लोगों का था वो ये कहना था कि वो सन्यासी रमेंद्र था नहीं, झूठ बोलकर उसने ये गद्दी पाली और इसीलिए भगवान ने उसे सज़ा दी। तो ये दोनों चीज़ें थी, लेकिन सच क्या था इसका खुलासा आज तक नहीं हुआ है। लेकिन ये कहानी कानून के पन्नों में है। और बल्कि इस कहानी पर कुछ वक्त पहले एक बांग्ला फिल्म भी बनी थी जिसका नाम था एक जे छिलो राजा। तो इस पर यह बाकायदा फिल्म भी बनी। तो ये थी कहानी एक सचमुच के राजा की। करीब 650 के आसपास कहानी सुना चुका हूँ। मुझे लगता है शायद इस तरह की कहानी ये पहली होगी किसी राजा रानी की कहानी